हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। बेटा उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। वेलकम यू ऑल टू क्लास 34 ऑफ CSAT प्रैक्टिस सीरीज, अ सीरीज विच यू कैन नॉट मिस। बेटा आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने टेलीग्राम पे जो PDF शेयर किया है इस क्लास का, उसको लेकर एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखो कि आपको कितने सवाल आते हैं, कैसी है आपकी प्रिपरेशन, फिर इस क्लास को देखना। ठीक बात, तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल नंबर सिस्टम के प्राइम नंबर सब टॉपिक का। बेटा हमें दिया है कि x और y जो हैं वो 2 डिजिट प्राइम नंबर्स हैं और इस प्रकार है कि y जो है वो x के डिजिट्स को इंटरचेंज करके बनता है। यानी कि अगर x प्राइम नंबर जो है वो AB है, ठीक बात, x की जो 2 डिजिट्स है वो a और b है, तो बेटा y जो है वो होगा BA फॉर्म का। यानी कि इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करके बना है। यहाँ पे b वंस प्लेस पे है तो यहाँ टेंस पे आ गया, यहाँ a टेंस पे है तो वंस पे आ गया। ठीक बात, तो बेटा x और y जो 2 प्राइम नंबर्स हैं वो इस फॉर्म के हैं और साथ ही हमें बता दिया कि x और y का जो डिफरेंस है वो है 36। और हमसे पूछ लिया कि बताओ x इंटू वाई क्या होगा। यानी कि जो 2 प्राइम नंबर्स हैं x और y उनका प्रोडक्ट बताना है। बेटा प्राइम नंबर्स की वैल्यू निकल जाती है तो प्रोडक्ट हम कर लेंगे। ठीक बात, अब इस सवाल में सबसे पहला जो तरीका दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि 2 डिजिट प्राइम नंबर्स गिनती के तो होते हैं, तो देख लेते हैं। ठीक बात, तो बेटा 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 15 + 10 25। ठीक बात, लेकिन हमें तो 2 डिजिट प्राइम नंबर्स देखने हैं, तो इन 4 प्राइम नंबर्स को काट दो। 2, 3, 5, 7 जो है वो तो सिंगल डिजिट है, तो 25 में से 4 कम हो गए, बचे 21। ठीक, अब क्या बेटा ये सारे 21 प्राइम नंबर्स देखेंगे। बेटा यहाँ पर हमें स्मार्टली करना है। आप देखो कि अगर मैं ये वाले प्राइम नंबर्स देखती हूँ जो 21 से 30 तक के हैं, यानी कि जो 2 की लाइन के हैं, तो बेटा 23 और 29 इनकी डिजिट्स को रिवर्स करती हूं तो यहां बनता है 32, यहां बनता है 92। बेटा 32 और 92 तो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक, और हमें दिया है कि x और y दोनों प्राइम नंबर्स हैं, 32 और 92 तो इवन नंबर हो गया, तो बेटा ये प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। जो 4 की लाइन के हैं ये भी प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, 6 की लाइन वाले भी नहीं होंगे, 8 की लाइन वाले भी नहीं होंगे। यानी कि जहां जहां पर टेंस प्लेस पे इवन डिजिट्स हैं वो हमने काट दिया, क्योंकि उनके डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर बनेगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक, तो अब मेरे पास क्या बचा? अब मुझे ये देखना है, ठीक, ये देखना है, ये देखना है और ये देखना है। अब बेटा एक बात देखो, आप 11 के डिजिट्स को रिवर्स करते हो 11 ही बनता है, नहीं होगा। 13 के डिजिट्स को रिवर्स करते हो 31 बनता है, वो भी प्राइम नंबर है, लेकिन 13 और 31 में डिफरेंस 36 का है, नहीं है। 17 के डिजिट्स को रिवर्स करते हैं 71 बनता है, वो भी प्राइम नंबर है, लेकिन 71 और 17 में तो 36 से ज्यादा का डिफरेंस है, वो भी नहीं होगा। ऐसे ही 19 और 91 तो बेटा प्राइम नंबर ही नहीं है। ठीक, तो ये रो भी कैंसिल हो गई। अब 31 के डिजिट्स को रिवर्स करके 13 बनता है। बेटा 13 और 31 हम चेक कर चुके हैं। 37 के डिजिट्स को रिवर्स करके 73 बनता है, और 37 और 73 में डिफरेंस किसका है? 36 का। 73 माइनस 37 इज 36। तो बेटा इससे हमें x और y की वैल्यू मिल गई कि x जो है वो है 73 और y जो है वो है 37। ठीक बात, इसके अलावा कोई और 2 प्राइम नंबर्स ऐसे नहीं है 2 डिजिट के जिनका डिफरेंस 36 हो। आप चेक कर लो, 53 ये तो होगा नहीं। बेटा इसको भी आप काट दो, 53 और 59 इसके डिजिट्स को रिवर्स करके 35 और 95 बनेगा, और अगर यूनिट डिजिट पे 5 है तो वो 5 से कटता है, तो ये भी नहीं देखने, हमें ये देखना है 71 और 17 हम चेक कर चुके हैं, 73 और 37 हम ले चुके हैं, 79 और 97 बेटा इनमें डिफरेंस कितने का है? 97 और 79 में डिफरेंस है 18 का। ठीक,
तो बेटा ये भी नहीं होगा, ले देकर ये ही वैल्यू आएगी x और y की। तो x और y का प्रोडक्ट कितना हो गया, 73 और 37 का हम प्रोडक्ट कर देंगे। क्या वैल्यू आएगी, 73 और 37 का प्रोडक्ट करते हैं। 7 3 21, 1 लिखा, 2 कैरी, 7 7 49 प्लस 3 3 9, 49 प्लस 9 58, 58 प्लस 2 61, 60, 0, 6 कैरी, 7 3 21, 21 प्लस 6 27, यानी कि 2701। ऑप्शन बी है हमारा आंसर। तो बेटा एक तरीका तो ये हो गया इस सवाल को करने का। यहाँ पर तो हमने प्राइम नंबर का टेबल ले लिया, एग्जाम में तो टेबल नहीं मिलेगा, आपको सारे प्राइम नंबर्स ध्यान होने चाहिए। हो सकता है कि आप कोई नंबर लिखना चूक जाओ। तो बेटा इसका बेस्ट मेथड क्या है, बेस्ट मेथड मेरे हिसाब से ये है कि आप कहो कि x जो है वो AB है, ठीक, y जो है वो BA है, और हमें दिया है कि x माइनस वाई है 36, यानी कि AB माइनस BA है 36। बेटा अब जहां पर इस तरीके से हम नंबर को डिजिट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं और डिजिट्स हमें नहीं पता, यहां पर इस इक्वेशन से हमें कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं बार बार कहती हूं कि जब ऐसी इक्वेशन आए तो आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखो। अगर मैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखती हूं, ए बी को मैं लिख सकती हूं 10a प्लस बी, बी ए को मैं लिख सकती हूं 10b प्लस ए। बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म्स हमें लिखनी आती हैं। मैंने क्या किया है, अगर एक नंबर ए बी है तो मैंने देखा कि ए जो है वो टेंस प्लेस पे है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस बी जो है वो वंस प्लेस पे है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यही तो हम करते हैं बेटा। क्या अगर 82 एक नंबर है 2 डिजिट का तो मैं इसको 80 प्लस 2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। इसको मैं 8 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। बेटा यही तो मैंने यहां पर किया, ठीक बात। तो इस तरीके से हमने लिख लिया बेटा 10a माइनस ए 9a प्लस बी माइनस 10b माइनस 9b इज इक्वल टू 36। इससे मेरे पास आया कि a माइनस बी बराबर है 36/9 4k, ठीक बात। तो बेटा a और b ये जो दो डिजिट्स हैं x में, इनका डिफरेंस 4 है। बेटा एक बात बताओ, a और b दोनों डिजिट्स हैं और डिजिट्स की वैल्यूज कहां से कहां तक होती है, डिजिट्स की जो वैल्यूज है उसकी लिमिट है, ठीक बात। डिजिट्स की वैल्यू होती है 0 से लेकर 9 तक, ये 10 वैल्यूज होती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होती। तो बेटा क्या हम ऐसी डिजिट्स देख लेंगे जिनका डिफरेंस 4 हो, बिल्कुल देख लेंगे। बेटा एक बात यहाँ पे ध्यान दो कि a और b में से किसी भी डिजिट की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर हम कहते हैं a 0 है तो x 2 डिजिट नंबर ही नहीं रहेगा, x होगा 0b यानी कि b, ठीक। अगर हम कहते हैं कि b 0 है तो y हो जाएगा 0a यानी कि सिंगल डिजिट नंबर। बट हमें तो दिया है x और y दोनों 2 डिजिट नंबर्स हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर a और b की वैल्यू हम 0 नहीं रख सकते और कुछ भी रख सकते हैं। तो कैसे करेंगे बेटा, अगर a माइनस बी 4 के बराबर है तो अगर मैं कहती हूँ a 9 है तो b 5 होगा, क्योंकि 9 माइनस 5 4। अगर मैं कहती हूँ a 8 है तो b 4 होगा, a 7 है तो b 3 होगा, a 6 है तो b 2 होगा, a 5 है तो b 1 होगा, a 4 है तो b 0 होगा, लेकिन b 0 हो नहीं सकता। तो बेटा ये ही ए बी की वैल्यूज हमारे पास आएंगी 95, 84, 73, 62, 51। अब आप देख लो कि 95 जो है वो तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। हमें दिया है कि x और y प्राइम नंबर्स हैं। 84 प्राइम नंबर नहीं है, 73 प्राइम नंबर है, 73 की डिजिट्स को रिवर्स करके बनता है 37, वो भी प्राइम नंबर है। और बेटा 73 और 37 का डिफरेंस तो 36 है ही, क्यों, क्योंकि हमने उस डिफरेंस वैल्यू को लेकर ही तो ये कंडीशन निकाली है, ठीक बात। तो हमारा आंसर 73 और 37 होगा। बेटा 62 भी प्राइम नहीं है, 51 भी प्राइम नहीं है।
यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने इस कंडीशन को लेके कि x और y का डिफरेंस 36 है, हमने ये निकाला कि जो डिजिट a और b है उनका डिफरेंस 4 है। फिर हमने a और b की सारी पॉसिबल वैल्यूज ले ली, जो कि हमारे लिए बहुत आसान है। हमने सिस्टमैटिक तरीके से किया। कहां से? हमने पहले a की वैल्यू ले ली 9, जो कि सबसे बड़ी वैल्यू होती है डिजिट की। बेटा 9 में से क्या घटाऊं कि 4 आए? 5 घटाऊंगी। 8 में से क्या घटाऊं कि 4 आए? 4 घटाऊंगी। इस तरीके से करके मुझे पता चला कि सिर्फ इतने ही कॉम्बिनेशंस हैं। कितने? 5 कॉम्बिनेशंस हैं, और इन 5 में से ये 4 तो प्राइम नंबर्स ही नहीं है। ठीक, तो ले देकर मैं श्योर शॉर्ट अपने आंसर पर पहुंच गई। ठीक, तो बेटा इस तरीके से अगर आप करते हो तो गलती का कोई स्कोप ही नहीं है। ठीक, गलती का कोई स्कोप ही नहीं है। बस आप दिमाग में ये बेसिक बातें रखो कि डिजिट्स जो हैं वो 0 से 9 तक होती है। यहाँ पे हम a और b की वैल्यू 0 ले नहीं सकते। ठीक, तो हम इस तरीके से वैल्यूज लेकर जितने कॉम्बिनेशंस हैं सारे बना लेंगे। ठीक, तो इसका आंसर क्या आता है? 73 इंटू 37 2701। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बेटा ट्रेलिंग जीरोस का सवाल, और बहुत ही आसान सवाल, कि आपको बताना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी जो वैल्यू होगी, इस एक्सप्रेशन की जितनी भी बड़ी वैल्यू होगी उसके लास्ट में कितनी जीरोस आएंगी। ठीक, तो बेटा सिंपल सा जो फंडा है जिसपे ये ट्रेलिंग जीरोस का कॉन्सेप्ट बेस्ड है, वो फंडा ये है कि जीरो बनता है 10 से। ठीक, 10 यानी कि 0। और बेटा 10 किससे बनता है? 10 होता है किन दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट? 2 और 5 का। ठीक, 10 बनाने के लिए हमें 2 और 5 चाहिए। जितने 2 और 5 होंगे उतने 10 बनेंगे। ठीक बात। अब दूसरी बात यहां पर यह समझो कि अगर मैं कहती हूं हमारे पास 2 तो है 11, ठीक है, हमारे पास 11 टाइम्स 2 है, लेकिन हमारे पास 5 जो है वो सिर्फ 6 है, तो कितने 10 बनेंगे? बेटा एक बात देखो कि 2 भले ही हमारे पास 11 है, लेकिन 5 तो हमारे पास सिर्फ 6 है, और 10 जो बनता है वो 5 और 2 के प्रोडक्ट से बनता है। तो 2 और 5 में से जिसकी क्वांटिटी कम है उतने ही 10 बनेंगे। 2 हमारे पास भले 100 हो, लेकिन अगर हमारे पास 5 सिर्फ 6 है तो 6 ही तो 10 बनेंगे। ठीक, तो बेटा यहाँ पे 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 इंटू जो एक्स्ट्रा 2 है उसको साइड कर दो, 2 इंटू 5 10, 10 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 5, यानी कि हमारे पास कितने 10 आए? हमारे पास 6 10 आए। ठीक बात। अगर ये फंडा आपको समझ में आता है तो बेटा इन सवालों में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। तो देखते हैं हमें क्या दिया है। हमें ये कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन में कितनी जीरोस हैं ये बताना है, यानी कि ट्रेलिंग जीरोस, जो लास्ट में जीरोस आती हैं वो बतानी है। कैसे करेंगे? बेटा 1 की पावर 50 इंटू 2 की पावर 49 इंटू 3 की पावर 48, इसी तरीके से पैटर्न चल रहा है लास्ट में 50 की पावर 1। बेटा आप यहाँ पे ये देखो कि बेस जो है वो 1 से बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 50 तक, और जो पावर है वो 1 से घटती जा रही है, एक एक कम होती जा रही है, 50 से 49, 49 से 48। तो बेटा कुल मिलाकर बेस का और जो पावर का सम है वो सेम रहेगा। ठीक, ये +1 होता जा रहा है और पावर -1 होती जा रही है, तो एक पैटर्न है। तो कुल मिलाकर बेस और पावर का जो सम है 1 + 50 51, 2 + 49 51, 3 + 48 51, वो सेम रहेगा, क्योंकि जो पावर एक कम हो रही है वो बेस एक बढ़ जा रहा है। ऐसे ही 50 + 1 51। बेटा ये पैटर्न हमने इसलिए डिकोड किया ताकि हम देख सके कि इसमें कितने 2 और 5 हैं। ठीक बात। बेटा यहाँ पर आप देखो कि काउंटिंग चल रही है 1 से लेकर 50 तक, तो हर ऑल्टरनेट नंबर इवन नंबर होगा। ठीक, 2 4 6 8, तो बेटा 2 तो इसमें बहुत सारे होंगे, तो 2 को नहीं देखेंगे, हम वो देखेंगे जो कि कम है, यानी कि हम 5 को देखेंगे। ठीक, हमें देखना है कि इस एक्सप्रेशन में कितने 5 हैं, क्योंकि बेटा जो 2 और 5 में से कम मात्रा में है उतने ही 10 बनते हैं। तो यहाँ पर 2 देखने का तो फायदा ही नहीं,
सिर्फ 5 देखेंगे। कैसे देखेंगे बेटा, यहाँ पर आप देखो कि 5 कहाँ कहाँ पर आएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। 5 से लेकर 50 तक के नंबर्स आएंगे इसमें, जो कि 5 के मल्टीपल्स हैं, उन्हीं में 5 मिलेगा। ठीक बात। अब देखना है कि कितने कितने 5 होंगे। बेटा पहले तो आप ये समझो कि 5 की पावर क्या होगी, 3 की पावर 48, ठीक, 4 की पावर 47, 5 की पावर 46। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5 में क्या ऐड करें कि 51 हो जाए, क्योंकि हमने देखा कि बेस और पावर का सम 51 ही रहेगा हर टर्म में। तो बेटा यहाँ पे बेस 5 है, 51 माइनस 5 46। ठीक, ऐसे ही बेस 10 है, 51 माइनस 10 41। ऐसे ही बेस 15 है, 51 माइनस 15 36। तो बेटा आप देखोगे तो पावर में भी पैटर्न बन रहा है। 46 से 5 कम 41, 41 से 5 कम 36, 36 से 5 कम 31, 31 से 5 कम 26, 21, 16, 11, 11 से 5 कम 6 और यहाँ पे 1। ठीक बात है। तो हमने पावर्स अपने आप लगा ली, हमने 5 के सारे मल्टीपल्स लिखकर उनकी पावर्स लगा ली। अब देखो बेटा कि कितने 5 हमारे पास हैं। यहाँ पे 46 टाइम्स 5 है। ठीक बात। यहाँ पे 41 टाइम्स है, क्योंकि 10 क्या होता है 5 इंटू 2। ऐसे ही 15 5 इंटू 3। तो बेटा 5 कितने हुए 36 हुए। यहाँ पर 20 क्या होता है 5 इंटू 4। तो इसमें 5 कितने हुए 31 हुए। ठीक बात। 25 क्या होता है 25 होता है 5 इंटू 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे कितने 5 होंगे 26 इंटू 2 52। ठीक बात है। यहाँ पे हमारे पास दो 5 है 25 में, और बेटा हर 5 26 टाइम्स है, तो 26 प्लस 26 52। इस तरीके से यहाँ पे 30 है, 30 की पावर 21, तो 30 में एक ही बार 5 है, तो 5 की पावर 21। यहाँ पे 5 16 टाइम्स है, यहाँ पे 5 11 टाइम्स है, यहाँ पे 5 कितनी बार है 6 टाइम्स है, और यहाँ पे 5 कितनी बार है बेटा, यहाँ पे 50 होता है। 50 होता है क्या 5 5 जा 25, 2 जा 50, यानी कि 2 बार 5 है। इसकी पावर 1 है। इसका मतलब कि पावर 1 होने का मतलब ये है कि 5 और 5 एक एक बार ही है। तो बेटा यहाँ पे टोटल 2 5 हो गए। ये हमें ध्यान देना है। हमें ये ध्यान देना है कि 25 में 2 बार 5 है, तो पावर को ट्वाइस कर दो। 50 में भी 2 बार 5 है, तो पावर को ट्वाइस कर दो। अब बेटा कितना टोटल हो गया, इसको अगर आप ऐड करते हो 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 6 15, 16 18 19 25 26 32। यूनिट डिजिट पे 2 आ गया तो बेटा 262 होगा। पूरा ऐड ही नहीं करके देखा, यूनिट डिजिट पे 2 सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। यानी कि कितने 10 है इस एक्सप्रेशन में 262 10 है। ठीक बात। तो बेटा मुझे लगता है कि इस सवाल को करने के बाद अब आपको ट्रेलिंग जीरोस का कोई भी सवाल दे दिया जाए तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। तो अगला सवाल देखें। अगला सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक बात। कैसे करेंगे बेटा, एक पर्सन एक चेयर और टेबल खरीदता है 750 रुपए में। ठीक, फिर वो चेयर को बेचता है 5% के लाभ पर, और टेबल को बेचता है 20% के लाभ पर, और ओवरऑल वो 16% का लाभ कमाता है। तो बताओ चेयर की नहीं टेबल की ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी। बेटा टेबल की पूछे चेयर की पूछे हम दोनों निकाल देंगे। यहां पर आप ये देखो कि टेबल और चेयर दोनों का इकट्ठा हमें प्राइस दे दिया कि दोनों मिलाकर 750 रुपए के खरीदे। ठीक, और ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ 16% का, यानी कि 750 का 16% कमाया। ठीक, 750 का 16% कमाया, और बेटा चेयर पे 5% का लाभ कमाया, टेबल पे 20% का कमाया। तो टेबल की कॉस्ट बता दो। कैसे करेंगे बेटा, मैं कहती हूं चेयर की कॉस्ट C रुपीज है, टेबल की कॉस्ट T रुपीज है, तो C प्लस T
जो कॉस्ट है चेयर और टेबल की उसका 16% कमाया। ठीक बात है। और बेटा ये 16% किसके बराबर है? बराबर है जो चेयर पे 5% कमाया और टेबल पे 20% कमाया उसके। बेटा यहाँ पे अभी हमने 750 का यूज ही नहीं किया, हमने देखा कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना है चेयर और टेबल की कॉस्ट का 16%। ठीक, और अलग अलग प्रॉफिट क्या दिया है कि 5% चेयर पे कमाया और 20% टेबल पे कमाया। इसका मतलब कि इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूं तो इतना कमाया। ठीक, तो बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सबसे बेस्ट तरीका है इस सवाल को करने का। कैसे? 16% ऑफ C प्लस 16% ऑफ T, अभी कहीं वैल्यूज नहीं डालनी, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस 20% ऑफ T। ठीक बात है बेटा। 16% ऑफ C माइनस 5% ऑफ C हो जाता है 11% ऑफ C। 20% ऑफ T माइनस 16% ऑफ T हो जाएगा 4% ऑफ T। बेटा दोनों तरफ परसेंट है, परसेंट का मतलब क्या है? अपॉन में 100, इतना ही तो मतलब है। यानी कि दोनों तरफ से ये परसेंट कट जाएगा। 11C इज इक्वल टू 4T, यानी कि C बाय T इज इक्वल टू 4/11। ठीक बात है बेटा। अब यहाँ पर हम दो तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है रेशियो वाला, कि हमने देखा कि यहाँ पे क्या रेशियो आया, कॉस्ट ऑफ चेयर टू कॉस्ट ऑफ टेबल है 4/11। ठीक, और हमें क्या दिया है? हमें दिया है कि C प्लस T जो है वो है 750 रुपीज। चेयर और टेबल की कॉस्ट 750 रुपए है और मेरे पास क्या रेशियो नंबर आ रहा है? 4 + 11 15। इसको अगर मैं ऐड करती हूं तो मेरे पास आता है 15 रेशियो नंबर। तो बेटा 15 रेशियो नंबर बराबर है 750 रुपए के। तो एक रेशियो नंबर किसके बराबर होगा? 15 पंजे 75 और यहाँ पे लगा दिया शून्य, यानी कि 50 रुपए के। तो बेटा एक रेशियो नंबर 50 रुपए के बराबर है। तो चेयर की कॉस्ट क्या है? 4 रेशियो नंबर, 4 इंटू 50 200। और टेबल की कॉस्ट क्या है? 11 इंटू 50 550। हमसे टेबल की पूछी है, हमने बता दी 550 रुपीज। ठीक, तो बेटा ये इजीएस्ट तरीका है। हमने क्या किया? हमने इस तरीके की इक्वेशन बनाई जो हमें दिया है। हमें सवाल सही से समझ आना चाहिए कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ टेबल और चेयर की कॉस्ट का 16%, जो कि बराबर है चेयर का 5% के और टेबल की कॉस्ट के 20% के। तो बेटा इसको ऐड करके इसके बराबर किया। कॉस्ट ऑफ चेयर टू टेबल का हमने रेशियो निकाल लिया। ये जो रेशियो हमें मिला उससे हमने क्या किया? हमने देखा कि हमें वैल्यू दी है चेयर और टेबल की 750 रुपीज, यानी कि 4 + 11 15 रेशियो नंबर 750 के बराबर है। तो मुझे रिलेशन मिल गया कि एक रेशियो नंबर 50 रुपए के बराबर है। तो बेटा 4 रेशियो नंबर 200 के बराबर होगा, 11 रेशियो नंबर 550 के बराबर होगा। टेबल हो जाता है 550 रुपए का। ठीक बात। तो बेटा एक तो ये तरीका है। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर C की वैल्यू रख सकते हो 750 माइनस T। बेटा हमें दिया है कि चेयर और टेबल C और T का जो कॉस्ट है टोटल वो 750 है। तो मैं कह सकती हूँ कि चेयर की कॉस्ट 750 माइनस टेबल की कॉस्ट होगी। 750 में से टेबल का प्राइस हटा दो तो बचा हुआ चेयर का प्राइस होगा। तो बेटा यहाँ पर आप 11 C की वैल्यू रख दो 750 माइनस T इज इक्वल टू 40। बेटा हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें टेबल की कॉस्ट चाहिए, तो हमने चेयर की कॉस्ट को भी टेबल के टर्म्स में लिख लिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, बहुत ही आसान है। 11 इंटू 750 माइनस 11T इज इक्वल टू 4T, यानी कि 11 इंटू 750 इज इक्वल टू 15T। 11 इंटू 750 इज इक्वल टू 15T। तो बेटा T की वैल्यू आ गई 11 इंटू 750/15। 15 इंटू 50 750, 50 इंटू 11 550। तो ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, बहुत तरीके हैं लेकिन ये दो तरीके बेस्ट हैं। ठीक, तो अब देखेंगे अगला सवाल। बेटा मार्क्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। एक बार कर लोगे दोबारा नहीं भूलोगे। तो बेटा हमें दिया है कि एक टेस्ट में टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। ठीक, करेक्ट आंसर पे 4 नंबर मिलते हैं और रॉन्ग आंसर पे 1 नंबर कट जाता है। तो बताओ अगर कैंडिडेट के टोटल 74 मार्क्स आए
तो उसने कितने क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए, यानी कि कितने क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए। बेटा यहाँ पर अगर ये फैक्टर नहीं होता, आपसे अनअटेम्प्टेड वाली बात नहीं पूछता, बस ये कहता कि 4 नंबर ठीक क्वेश्चन के मिले, 1 नंबर गलत क्वेश्चन का कट गया और 74 मार्क्स कैंडिडेट के आए, टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, तो बताओ कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए या कितने क्वेश्चंस गलत किए। तो बेटा बहुत सिंपल था। तो हम क्या करते, हम कहते कि मान लो ए क्वेश्चंस करेक्ट किए, तो 25 में से जो ए निकाल दो, बाकी बचे हुए इनकरेक्ट है, गलत है, ठीक। और करेक्ट पे +4 मिल रहा है, इनकरेक्ट पे 1 मार्क कट रहा है। और तो हम कहते हैं कि 4 इंटू ए मार्क्स उसको मिले और -25 इंटू ए कट गए और ओवरऑल स्कोर 74 आया। हम इसको सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल लेते, ए होता वो वैल्यू जो हमारे करेक्ट आंसर्स हैं और ए को 25 में से घटा देते, तो हमारे पास ये आ जाता कि कितने आंसर्स इनकरेक्ट हैं, ठीक। तो बेटा ये तो आसान था, लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कितने क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए। इसको करने का क्या तरीका है, 2 तरीके हैं। एक तो है हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक। आप देखो कि टोटल 25 क्वेश्चंस हैं, अगर मैं कहती हूं 25 के 25 करेक्ट किए हैं, तो बेटा 25 इंटू 4 होता है 100, तो 100 मार्क्स आते हैं। लेकिन स्टूडेंट के आ रहे हैं 74 मार्क्स। अब अगर मैं कहती हूं, मान लो कि एक आइडिया लेती हूं कि 20 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, तो बेटा अगर 20 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं तो 20 इंटू 4 होता है 80 स्कोर आया। अब बेटा मेरे को तो 74 स्कोर लेके आना है, बचे कितने 5 क्वेश्चंस। 20 अगर सही है तो 5 ही तो गलत होंगे, या मैं कहूंगी कि 5 क्वेश्चंस बचे जिसमें से कुछ गलत होंगे, कुछ उसने अटेम्प्ट नहीं किए। लेकिन बेटा 80 में से भी अगर मैं 5 घटाती हूं तो 75 आता है। अगर मैं ये मानती हूं कि 5 के 5 क्वेश्चंस गलत किए हैं तो भी स्कोर 75 बनता है, मुझे तो चाहिए 74, तो यहां पे तो 74 पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर मैं कहती हूं कि 25 में से 19 क्वेश्चंस करे हैं करेक्ट, तो बेटा 19 इंटू 4 क्या होगा, 19 इंटू 4 होगा 76। 76 जो है वो मार्क्स आते हैं अगर 19 करेक्ट किए हैं। अब मुझे स्कोर कितना चाहिए, मुझे चाहिए 74। तो कैसे आएगा बेटा, मैं कहती हूं कि 19 करेक्ट करे, 2 रॉन्ग करे। मैंने 2 रॉन्ग इसलिए बोला क्योंकि मुझे -2 करना है ताकि 74 आ जाए। बेटा 19 सही करे, 2 गलत करे, 21 हो गए, बचे हुए 4 जो हैं वो हैं अनअटेम्प्टेड, जिनको अटेम्प्ट नहीं किया। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं। अगर आप कहते हो 25 में से 18 जो हैं वो करेक्ट किए हैं, तो बेटा 18 इंटू 4 होता है 72, तो 72 मार्क्स आएंगे। तो आप 74 कैसे लाओगे, 72 आ गए। उसके बाद आप कहते हो बाकी के क्वेश्चंस गलत किए हैं, तो 72 से नीचे जाएगी वैल्यू, ठीक बात। तो बेटा ले देकर यही एक सिनेरियो है जहां पर हम ये निकाल पा रहे हैं कि स्कोर 74 आया और 4 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड है, 19 करेक्ट है, 2 रॉन्ग हैं, ठीक बात। इसको करने का एक और तरीका ये है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, 4a - 25 + a = 74। ये वही इक्वेशन है जो हमने ये मानकर बनाई है कि कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, कुछ करेक्ट है कुछ रॉन्ग है। ए क्वेश्चंस करेक्ट है, 25 - ए रॉन्ग है, ये मानकर हमने इक्वेशन बनाई। अब हम देखेंगे कि ए की क्या वैल्यू आती है। बेटा 5a = 25, इधर प्लस में जाएगा 99, ए आता है 99/5। बेटा 99/5 नहीं कट रहा, डेसिमल्स में आएगा 19.8। तो बेटा ए जो है वो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेसिमल में तो हो नहीं सकते। तो बेटा आप इसको राउंड ऑफ कर दो। राउंड ऑफ कैसे, 19.8 को आप 19 कंसीडर करो और फिर देखो, तो हमने 19 कंसीडर किया तो देखा कि ये सेटिस्फाई हो गया कहां पे, कि 4 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 4। तो बेटा कुल मिलाकर ये 2 तरीके हैं, ठीक। आप इस तरीके से करो, ये एज्यूम करके कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं, सारे अटेम्प्ट किए हैं, तो आपके पास एक ही वैल्यू आई 19.8 जो कि डेसिमल में है। तो हम इसे होल नंबर में लेंगे, हम 19 लेंगे और 19 से इस तरीके से करके देखो, यहां पर ये चीज सेटिस्फाई हो गई, तो आंसर हो जाता है कि 4 क्वेश्चंस
अनअटेम्प्टेड। ठीक बेटा, आज की क्लास का आखिरी सवाल क्लॉक का। ठीक, बहुत ही आसान सवाल है, बस कॉन्सेप्ट समझ आने की देर है। हमें क्या दिया है? हमें दिया है कि 3 से 4 बजे के बीच में बताओ आवर हैंड और मिनट हैंड 3 बज के इनमें से कितने मिनट के बीच में कोइंसाइड करेगा। बेटा पहली बात, कोइंसाइड का मतलब कि आवर हैंड और मिनट हैंड, घंटे की और मिनट की सुई एक के ऊपर एक आएंगी। ठीक, हमें बताना है 3 बज के कितने मिनट पर घंटे की और मिनट की सुई एक के ऊपर एक आएगी। ठीक, तो कैसे करेंगे बेटा? हमने ये चीज समझी है कि घंटे की और मिनट की सुई आफ्टर एवरी 720/11 मिनट्स कोइंसाइड करती है। हमने ये डिराइव भी किया है कि कैसे आया है, एक बार फिर से बता देती हूं बेटा। घंटे की और मिनट की सुई एक के ऊपर एक होती है 12 बजे। 12 बजे वो कंप्लीट आवर है, वो पूरा पूरा घंटा है जिसपे घंटे की और मिनट की सुई एक के ऊपर एक होती है। तो बेटा यहां से हम हिसाब लगाएंगे कि यहां पर तो घंटे की और मिनट की सुई एक के ऊपर एक है, तो इसके बाद दोबारा कब आएगी? दोबारा एक के ऊपर एक कब आएगी बेटा? दोबारा एक के ऊपर एक आने के लिए मिनट हैंड को 60 मिनट स्पेस की दूरी तय करनी है ओवर आवर हैंड। आवर हैंड से 60 मिनट स्पेस की ज्यादा दूरी मिनट हैंड तय करेगा, तब वो दोबारा से आवर हैंड के ऊपर आएगा। ये बात समझ में आती है बेटा? मिनट हैंड तेज चलता है, आवर हैंड धीरे चलता है। तो मिनट हैंड जब जो 60 मिनट स्पेस की दूरी है मिनट और आवर हैंड में वो तय कर लेगा, तो फिर से आवर हैंड के ऊपर आएगा। लेकिन बेटा यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यानी कि मिनट हैंड को आवर हैंड से 60 मिनट स्पेस ज्यादा तय करने हैं। ठीक, ये हमें ध्यान देना है। आप देखो कि मिनट हैंड एक घंटे में कितना मिनट स्पेस ज्यादा चलता है आवर हैंड से। बेटा एक घंटे में यानी कि 12 बजे से अगर 1 बजते हैं तो मिनट हैंड दोबारा घूम के यहां पर आ जाएगा, लेकिन आवर हैंड तो आगे बढ़ जाएगा। ठीक बात, ऐसा तो है नहीं कि मिनट हैंड पूरा घूम के आ गया और घंटे की सुई वहीं की वहीं है। नहीं, घंटे की सुई भी तो आगे बढ़ गई। कितना आगे बढ़ गई? 12 से 1 पर आ गई। तो बेटा कुल मिलाकर एक घंटे में मिनट हैंड ने यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल करा ओवर आवर हैंड। आवर हैंड से कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करा? यहां से लेकर यहां तक, यानी कि 55 मिनट स्पेसिस का। तो बेटा मिनट हैंड ने 55 मिनट स्पेसिस का डिस्टेंस 60 मिनट में ट्रेवल किया, तो 60 मिनट स्पेसिस का कितने समय में करेगा, यानी कि कितने टाइम के बाद फिर से आवर हैंड के ऊपर आएगा? तो बेटा 60/55 इंटू 60, इसको आप सिंप्लीफाई करो। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, मेरे पास आ गया 720/11। तो बेटा यहां से हमारे पास आया ये टाइम कि मिनट और आवर हैंड हर 720/11 मिनट के बाद कोइंसाइड करते हैं। ठीक बात। तो बेटा एक बात आप समझो कि अगर मैं कहती हूं 12 बजे, तो 12 बजे को हम बोलते हैं 00 आवर्स। ठीक, 12 बजे जो है वो इनिशियल पॉइंट है, वहां से 720/11 मिनट के बाद कोइंसाइड करेंगी मिनट और आवर हैंड की सुई। तो 720 को हम क्या लिख सकते हैं? 720 को हम लिख सकते हैं 65/5/11 मिनट। और बेटा 65/5/11 मिनट का क्या मतलब है? 65 को अगर मैं 60 + 5 लिख देती हूं तो 60 मिनट तो 1 घंटा हो गया। तो 1 आवर 55/11 मिनट्स। इतने समय के बाद फिर कोइंसाइड करेंगी मिनट और आवर हैंड की नीडल। तो बेटा 12 बजे के 1 घंटे 5/5/11 मिनट बाद का मतलब है 1:05/11 मिनट। ठीक, और इसके बाद नेक्स्ट कोइंसिडेंस कब होगा? इसमें फिर से 1 आवर 55/11 मिनट जोड़ दो, या मैं कहूं कि इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 1 आवर 55/11 मिनट्स, यानी कि 2 आवर 10/11 मिनट्स। ठीक बात है, यानी कि 2:10:10/11 मिनट पे कोइंसिडेंस होगा। बेटा अगर मुझे 3 से 4 के बीच में बताना है, 3 से 4 के बीच में कब कोइंसिडेंस होगा, तो आप इस वैल्यू को 1 घंटा 5/5/11 मिनट को
3 से गुना कर दो तो आपके पास आएगा 3 आवर्स। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15/11 मिनट्स। बेटा यहाँ पे आप 15 मिनट्स को क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 11 + 4। ठीक बात। और उससे पहले क्या है? 3 आवर 15, 11 + 4/11 मिनट्स। 11 से 11 काटते हैं तो 1 आता है, यानी कि ये 1 मिनट कंप्लीट आप इसमें काउंट कर लो। तो 3 आवर 16, इस 1 को यहाँ ऐड कर लिया, 4/11 मिनट्स। तो बेटा कब कोइंसिडेंस हो रहा है? 3:16 4/11 मिनट पे, यानी कि 16 से 17 मिनट के बीच में। ये जो 16 4/11 मिनट है, ये 16 से 17 के बीच में है। तो बेटा ऑप्शन बी होगा हमारा आंसर। तो बेटा कुल मिलाकर इस तरीके के सवालों में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 65 5/11 यानी कि 720/11, जिसको हम 65 5/11 लिखते हैं, इतने मिनट के बाद कोइंसिडेंस होता है। तो अगर 3 से 4 के बीच में पूछ रहा है तो इसको 3 से गुना कर दो। अगर 7 से 8 के बीच में पूछ रहा है तो इसको 7 से गुना कर दो। आपको एग्जैक्ट टाइम मिल जाएगा कि कब मिनट और आवर हैंड कोइंसाइड करेंगे। ठीक बात। बेटा इस सवाल को करने के और भी 2-3 तरीके हैं, लेकिन ये तरीका बेस्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि 65 5/11 मिनट पे कोइंसिडेंस होता है। और वो कैसे होता है वो भी आपको समझा दिया कि कहां से ये वैल्यू आई। ठीक। तो बेटा इस तरीके से हमें इस सवाल को करना है। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। बताइएगा कमेंट करके कि क्लास कैसी लगी, क्या आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।